बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स। हमारे पास एक इवेंट ई है, दूसरा इवेंट एफ है। बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ सैम्पल स्पेस एस। हमारे पास क्या है, एक सैम्पल स्पेस एस से एसोसिएटेड दो इवेंट्स हैं। ठीक है। क्लियरली द सेट ई इंटरसेक्शन एफ, ये जो सेट होगा, डिनोट द इवेंट दैट बोथ ई एंड एफ हैव अकर्ड। जैसे मैं अगर बोलूँ ना कि ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट अकर हो गया, इसका क्या मतलब है कि ई इवेंट भी अकर हुआ एंड एफ इवेंट भी अकर हुआ। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। ऐसे मान लो कि हमारे पास हमने एक डाइस को रोल किया, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस में होगा। मान लो एक इवेंट हमने ई लिया, इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या हो जाएगा, 2 4 6। एक इवेंट एफ लिया, नंबर ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 5 6। अगर मैंने बोला कि इवेंट ई अकर हुआ, इसका क्या मतलब है कि या तो जब हमने डाइस को रोल किया, मैंने बोला कि डाइस को रोल किया और इवेंट ई अकर हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो डाई का जो आउटकम आया होगा ना, वो या तो 2 आया होगा, या तो 4 आया होगा, या तो 6 आया होगा, तभी जाके हमने बोला ना कि इवेंट ई अकर हुआ। अगर हमने बोला कि इवेंट एफ अकर हुआ, इसका मतलब जो डाइस का आउटकम है वो क्या होगा, या तो 3 आया होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब हम लोग क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 2, 6। अब अगर हमने बोला कि इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अकर हुआ, इसका मतलब क्या है कि इवेंट ई भी अकर हुआ एंड इवेंट एफ भी अकर हुआ। क्यों, अगर इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अकर हुआ, इसका मतलब कि जो डाइस है उसका जो आउटकम होगा या तो 2 होगा या तो 6 होगा। अगर 2 आउटकम आया होगा तो 2 आउटकम तो इवेंट ई में भी है और 2 आउटकम तो इवेंट एफ में भी है। इसका मतलब इवेंट ई भी अकर हो गया एंड इवेंट एफ भी अकर हो गया। अगर मैंने फिर बोला कि इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अकर हुआ, इसका मतलब कि डाइस का आउटकम क्या, या तो 6 आया होगा, तो 6 तो इवेंट ई में भी है, इवेंट एफ में भी है। तो अगर ई इंटरसेक्शन एफ अकर हुआ, इसका यह मतलब है कि इवेंट ई भी अकर हुआ एंड इवेंट एफ भी अकर हुआ, दोनों इवेंट इकट्ठे अकर हुआ। ये बात आ गई होगी समझ में, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ। क्लियरली द सेट ई इंटरसेक्शन एफ जो है हमारा, डिनोट द इवेंट दैट बोथ ई एंड एफ हैव अकर्ड। इन अदर वर्ड, ई इंटरसेक्शन एफ हमने बोला डिनोट्स द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, द इवेंट साइमल्टेनियस अकरेंस का मतलब कि दोनों इकट्ठे अकर हुआ। द इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इज ऑल्सो रिटन एज ऐसे। इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके, ई इंटू एफ, मतलब ई लिखा एफ लिखा, बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इवेंट ई भी अकर हुआ एंड इवेंट एफ भी अकर हुआ। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें किसी दो इवेंट का साइमल्टेनियस अकरेंस निकालना होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोबेबिलिटी होते हैं जिसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो एक तो रास्ता क्या है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने का, कि इवेंट ए पहले लिख लो, इवेंट ए लिख लो, फिर इवेंट बी लिख लो, फिर सैंपल स्पेस लिख लो। ठीक है, फिर इस दो में देखो ए और बी में क्या कॉमन है, फिर लिखो ए इंटरसेक्शन बी लिख लो। ठीक है, फिर क्या होगा, अब लिखना अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। एक तो ये रास्ता है कि अगर हमें इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पहले इवेंट ए लिखो, फिर इवेंट बी लिखो, फिर सैंपल स्पेस लिखो, फिर ए और बी का इंटरसेक्शन लिखो, फिर देखो कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, फिर काउंट करो कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। फिर अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालना है तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो हमें क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। कई सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, समझ में आ रही है बात, कि जिसमें हमें इवेंट ए भी लिखना पड़े, फिर बी लिखें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, फिर ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें, फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट करें, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ये सब करना कई सारे केसेस में हेक्टिक हो जाता है।
तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम क्या करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम दो इवेंट्स या दो से ज़्यादा इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग, जो अभी बताया ना मैंने यहाँ पे, विदाउट यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को बिना यूज किए डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायरेक्ट निकाल लेंगे बिना ये सब किए। कैसे निकालेंगे वो भी देखते चलो। Very often we need to find the probability of event E intersection F. For example, in the experiment of drawing two cards, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने क्या किया कि 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाला, वन आफ्टर द अदर। मतलब वन आफ्टर द अदर का मतलब कि एक के बाद एक, पहले एक कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला। वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए किंग एंड ए क्वीन। अब देखो, अगर हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से हमने वन बाय वन, टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स है, और हम क्या कर रहे हैं? वन बाय वन कार्ड निकाल रहे हैं, वन बाय वन कार्ड निकाल रहे हैं उसमें से। अब हमें क्या चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहले में फर्स्ट कार्ड तो किंग आ जाए, फर्स्ट कार्ड किंग आ जाए, और दूसरा कार्ड क्या हो जाए? एंड सेकेंड कार्ड क्या हो जाए? सेकेंड कार्ड क्वीन आ जाए। तो इसको निकालने के दो रास्ते, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट कार्ड किंग आ जाए, सेकंड कार्ड क्वीन आ जाए, तो निकालने के इसके दो रास्ते। एक तो रास्ता क्या है कि दो दो कार्ड हम निकाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे? सैंपल स्पेस में 52 C2 एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें कि दो दो इवेंट्स निकालेंगे, तो फिर हमें काउंट ये करना होगा कि ऐसे कितने इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट कार्ड पे क्या हो जाए। फिर हमें निकालना होगा कि जो दो दो इवेंट्स आ रहे हैं ना, उसमें ऐसे कितने इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट कार्ड पे किंग है और सेकंड कार्ड पे क्वीन है। मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास दो ऐसे स्पेस बना हुआ है, ठीक है। पहले कार्ड पे क्या हो जाए? किंग आ जाए, तो कितने किंग है टोटल? टोटल हमारे पास 4 किंग है, तो यहाँ पे कोई भी किंग आ सकता है। फिर कितने क्वीन है हमारे पास? 4 क्वीन है, तो यहाँ पे टोटल 4 क्वीन आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे कितने कार्ड्स हैं जिसमें फर्स्ट पे किंग हो और सेकंड पे क्वीन हो, ऐसे 16 कार्ड्स हैं, ठीक है ना। ऐसे टोटल कितने कार्ड्स हैं? 16 कार्ड्स हैं। तो हमें फिर नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गया कि 16 मिल गया। फिर 16 को इससे डिवाइड करेंगे। एक तो ये रास्ता है जो ट्रेडिशनल मेथड है, इससे प्रोबेबिलिटी निकालो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते चलो, मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वी नो डैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हमारे पास इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन डैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, एफ अकर्ड हो चुका है, तो ई इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन डैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होता है। इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि एफ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम दिस रिजल्ट वी मे राइट, अब हम लोग क्या करें, इसको क्रॉस कर दे, ये जो हमारे पास लिखा है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। समझ में आ रहा है अभी तक क्या बोल रहा हूं? अभी तक मैं ये बोल रहा हूं कि हमें करना क्या है कि हमें ये फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है कि एफ ई की प्रोबेबिलिटी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही होगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस दो को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो यहाँ पे हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया। देखो कैसे भी, बस आगे ना मेरी बात को बस सुनते चलो क्या बोल रहा हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, ठीक है। ऑल्सो वी नो डैट, यहाँ पे हमें क्या पता है, इसको हम उल्टा करते हैं। यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा?
यहाँ पे इसके स्लैश के बाद एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लैश के बाद ई लिखा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डेट ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोल रहे हैं, यही होता है ना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यही है ना हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से आ गया, बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होना चाहिए हमारा, जीरो नहीं होना चाहिए। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो अब तुम देखो इसको, चलो मैं एक बार इस रिजल्ट को भी, ये दो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब तुम इस रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो, यहां से हमें P क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, यहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ है। इसको देखो क्या लिखा है, पहले हमने क्या लिख दिया, एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां देखो बात को ध्यान से सुनो, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी का मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये इवेंट ई एंड एफ। तो हमने क्या लिखा, पहले एफ के इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, उसको फिर किससे मल्टीप्लाई किया, कि जो पहले लिखा ना एफ की प्रोबेबिलिटी, जब ये एफ अकर हो गया तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ में आई बात। यहां पे हमने क्या लिखा, पहले ई की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, फिर क्या बोला कि जो पहले लिखा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब ये अकर हो गया तो फिर एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है। मेरी बात आ रही है समझ में। इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं वो बता रहा हूं। जैसे तुमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तुम्हारी मर्जी है, कोई भी लिख लो, ए की प्रोबेबिलिटी लिख लिया, ठीक है, ए लिख दिया। अब जब ए अकर हो गया तो फिर बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस दो की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी बी पहले लिख दो, उसके बाद जब बी अकर हो गया तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी आ जाएगी हमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक आ गई बात समझ में। ठीक है, तो यही बोल रहा है कंबाइनिंग 1 एंड 2, इसको 1 को और ये 2 को, ये जो हमारा लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन और ये लिखा है फर्स्ट इक्वेशन, इस दो को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और जब ई अकर हो गया, यहां पे जो पहले ई लिखते हैं ना वही यहां पे भी लिखते हैं, जब ई अकर हो गया तो फिर एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जब एफ अकर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू जब एफ अकर हो गया तो फिर ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। बट ध्यान में रखना होगा कि ई की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए और एफ की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी रूल को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं मोर देन 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, 3 इवेंट से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे, बस अभी पहले तुम मेरी बात को सुनते चलो। द एबव रिजल्ट इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, से हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 में।